साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। 2 दिन पहले मैंने वीडियो किया था कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में पिछड़ा वर्ग कमेटी को लेकर लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जिला कमेटी थी पिछड़े भाईचारे की, उसकी मंडल कमेटी बन गई और उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मंडल प्रदेश कार्यालय पर पिछड़े वर्ग की बैठक कर रहे थे। उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम अवतार मित्तल मौजूद थे। लगातार पार्टी में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, चर्चा का बिंदु बना हुआ है और उस बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो आपका स्वागत है राजपथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। अध्यक्ष जी, लगातार बसपा में पार्टी कमेटी की समीक्षा भी हो रही है, बदलाव भी हो रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा आज सुबह से बनी हुई है सोशल मीडिया से लेकर तमाम टीवी चैनल पे पिछड़ा भाईचारा कमेटी पर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर 27 में हमको सरकार बनानी है तो इस तरीके की जो बहन जी की रणनीति है, प्लानिंग है, उस पे हम लोगों को धोड़-धाड़ काम भी करना पड़ेगा। उसी पे हम लोग लगे हैं। अध्यक्ष जी, अभी मंडल वाइज भाईचारा कमेटी बनाई गई। भाईचारा भागीदारी में इस बार जो मैंने नाम जाने, उसमें निषाद की संख्या बढ़ी, राजभर की संख्या बढ़ी। लगातार पाल समाज के साथ आप लगे हुए हैं, तमाम कमेटी के मेंबर हैं और जहां पे भी मामला और उसमें आप जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं बसपा को? ये निश्चित है कि जो पिछड़ा समाज है, आज भी बहन जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है जी कि अगर पिछड़ा समाज का हित कहीं है तो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। पिछड़े समाज के लोगों के लिए डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था दिया था कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। 1952 में पहली बार वोट पड़ा है और 1953 में एक कमेटी बनी थी। उसका नाम रखा गया था काका कालेलकर आयोग जी, और उसकी रिपोर्ट आ गई थी 57 में। लेकिन जिनकी भी हुकूमतें रही हैं यहाँ, उन लोगों ने उस रिपोर्ट को आने के बाद भी अगर लागू कर दिए होते तो 57 में ही पिछड़े समाज का आरक्षण मिल गया होता जी। लेकिन वो संग्रहालय में डाल दिया गया। पड़ा था 77 तक जी। फिर 77 में कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बना जनता दल का, और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं किया है, इसलिए मुझे वोट दो, हम काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू कराएंगे। कब? 77 में। रिपोर्ट कब आई थी? 57 में। 20 साल बीत गया था। इतना बड़ा अन्याय ओबीसी पिछड़ा समाज के साथ हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार बनी जनता दल की, जो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि ये रिपोर्ट पुरानी हो गई। अच्छा, अब इसके आधार पर हम आपको आरक्षण नहीं दे सकते। फिर 78 में एक नई कमेटी बनी जिसका नाम रखा गया मंडल कमीशन। उसकी रिपोर्ट भी आ गई 80 तक, फिर नहीं लागू हुआ। 2002 तक के मामला चला, फिर नहीं लागू हुआ। फिर 84 में मसीहा मानोर कांसीराम साहब मान्या बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी बना दिया। तब मानोर साहब मान्या बहन जी ने इस चीज पर बड़ा रिसर्च किया कि 20 साल तक काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लटकाई गई, अब मंडल कमीशन रिपोर्ट भी लटकाई जा रही है। तब मानोर साहब ने ये नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारा लगाया और 89 में पहली बार बीएसपी के हमारे 3 एमपी जीत के आए। बात लंबी हो रही लेकिन समझ में तभी आएगा जी। बिल्कुल। 3 एमपी जीत करके आए। बिजनौर से हमारी बहन कुमारी मायावती जी, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी। मानोर साहब ने तीनों एमपी मानी बहन जी को कहा
कि आप पार्लियामेंट तब तक मत चलने देना क्योंकि 3 MP हो गए हैं, जब तक पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू ना हो जाए। और मानोर साहब ने वोट क्लब बोर्ड पर रैली शुरू किया। उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री थे जनता दल के माननीय राजा VP सिंह जी और उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी। जब ये धरना शुरू हुआ बहन जी पार्लियामेंट के अंदर मानोर साहब वोट क्लब बोर्ड पर, तो चौधरी देवीलाल जी मान्यवर मसीहा कांसी राम साहब से मिलने का समय मांगे, जो दिल्ली कुछ दूर पर पानीपत में ये समय निर्धारित हुआ। और मानोर साहब से मिले तो उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप SC समाज से होते हुए भी हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हो जी। तो मानोर साहब ने कहा धन्यवाद न दो, आप भी मेरे साथ लड़ाई में खड़े हो जाओ। तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि अगर हम आपके साथ खड़े हो जाएं तो कहीं राजा VP सिंह जी हमको उप प्रधानमंत्री कुर्सी से ना हटा दें। तो मानोर साहब ने कहा अगर आप इन पिछड़ों के साथ पिछड़े होके नहीं खड़े होगे तो वैसे भी हट जाओगे, लेकिन अगर इनके साथ खड़े हो जाओगे तो हो सकता है कभी आप प्रधानमंत्री भी बन जाओ। ये बात मानोर साहब ने जब चौधरी जी को समझाया तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली पहुंच के बात करता हूं। ये बात जब उन्होंने कह के निकले तो ये खबर लग गई माननीय VP सिंह जी को। तो उन्होंने बहन जी को मानोर साहब से ये बात रखी कि जो आपकी शर्त है बताओ, हम मानने को तैयार हैं। लेकिन उस वक्त राजा VP सिंह जी का समर्थन भाजपा भी कर रही थी जी। मानोर साहब ने कहा कि आप हमें अपने सांसदों का समर्थन दे दो, बहन जी को जो भी विभाग कहिए हम मंत्री बना दें। बहन जी मौजूद थी और इन दोनों सांसदों भी बना देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं मान्या बहन जी को, मानोर साहब को। मान्या बहन जी ने कहा हमें आपका कोई मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, हमारी 3 मांगे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी VP सिंह जी इस मांग को पूरी ना कर दें, इसके लिए एक रथ यात्रा निकली थी। VP सिंह जी ताकि ये मानोर साहब बहन जी की बात को मान ना ले। उस वक्त मान्या बहन जी ने मानोर साहब ने अपनी मांग रखी कि नंबर 1 जिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से देश चलाते हो उन बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दे दो, और जिन 52% पिछड़ों के वोट से आप सत्ता में बैठे हो, जिनकी 20 साल तक काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू हुई, फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो रही, इनकी रिपोर्ट लागू करके उनको आरक्षण दे दो। तब जाकर के, और ये जो रथ यात्रा लेके लोग निकले हैं मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल लेके, ये रथ यात्रा रोकी है। तो मानोर साहब बहन जी के और BSP के दबाव में ही हमारा मंडल कमीशन 90-92 में लागू हुआ। वरना आज भी हमारा पिछड़ा समाज 1952-57 रिपोर्ट आ गई थी और 90 तक कितने साल हो गए? 1952 से 90 लगभग 42-43 साल। बिल्कुल 42-43 साल बाबा साहब के संविधान में व्यवस्था देने के बाद भी हम पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला, जो आज हमारे लोग आधा अधूरा आरक्षण पा रहे हैं। आधा अधूरा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विधानसभा लोकसभा में पिछड़ों का आरक्षण नहीं है, लेकिन जो मिला है ये बहुजन समाज पार्टी मानोर साहब बहन जी की देन है, जो हमको प्रधानी में, मेंबरी में, DDC में, BDC में, नगर पालिका चेयरमैन, टाउन एरिया, महानगर पालिका, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख में आरक्षण मिला है ना। ये 42 साल बाद बहुजन समाज पार्टी के संघर्षों के बदौलत तब हमको मिला। वही मान्या बहन जी कह रही, इन्हीं पिछड़ों के बल पर हमने 2007 में भी सरकार बनाई थी और फिर पिछड़ों का बहन जी ने भाईचारा बनाया, मंडल स्तर का, जिला स्तर का, विधानसभा स्तर का। ये लोग जम के गांव गांव अपनी चौपाल लगा रहे हैं और जो हिस्सेदारी मिली है, चाहे मंडल कमीशन लागू हुआ हो और चाहे राजनीतिक भागीदारी, जिन पिछड़ों की 52% आबादी है, इनके लोग राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। 84 में BSP बनी है जी, और वोट पड़ना शुरू 1952 में। 32 साल बीत गया था, कोई भी पाल, प्रजापति, चौहान, चौरसिया, राजभर, नाई, विश्वकर्मा, लोहार का बेटा विधायक सांसद बनने के बाद छोड़ चुनाव लड़ने को नहीं पाया था।
ये बहुजन समाज पार्टी और मान्या बहन जी की देन है कि उन्होंने एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसी आधार पर जहां सर्व समाज को भागीदारी मिलती थी, बीएसपी ने सर्व समाज को भागीदारी दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, SC ST, वही पिछड़ों की भागीदारी देके इनको राजनीतिक हिस्सा दे दिया। यहां तक कि पहली बार जब सरकार बनी है तो 11 पिछड़े समाज जीत के आए थे। हमारे माननीय साहब मान्या बहन जी मुख्यमंत्री थी, 11 के 11 को मंत्री बना करके लाल बत्ती देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने और मान्या बहन जी ने किया था। बसपा ने पिछड़ों की राजनीति में बेहतर विकल्प भी दिए, तमाम नेता बनाए। उस वक्त भी तमाम ऐसे नेता थे जो पिछड़े वर्ग के बड़े नाम में जाने जा रहे थे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव। इन्होंने इस विचार पर काम क्यों नहीं किया? बसपा ने समर्थन भी किया, सहयोग भी किया, वजह क्या होगी? यही तो मुझे भी अफसोस है कि अगर 1957 में काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट आ गई तो 77 तक लागू क्यों नहीं हुई? क्या कर रहे थे पिछड़े लोग? क्यों मंडल कमीशन बनाने की जरूरत पड़ी? इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मसीहा कांसीराम साहब और मान्या बहन जी को। आवाज चाहे जो अपनी पीठ थपथपाए, आज के अगर ये इतने लायक होते लोग तो 77 रिपोर्ट आई तो वो संग्रहालय में ना पड़ी होती, वो लागू हो जाता। लेकिन वो पूरी रिपोर्ट दोबारा आयोग बनाना पड़ा, मंडल आयोग, वो भी जाके 90 में लागू हुआ जब बहुजन समाज पार्टी कुछ अस्तित्व में आई तब। अरे जी, एक सवाल और। ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, तीनों का जिक्र किया। मुझे याद है 2002 में छत्रपति साहू मेडिकल कॉलेज का नाम मेडिकल यूनिवर्सिटी इधर ये बैनर लगा है, भगवान बुद्ध पिछड़े, ज्योतिबा फूले माली समाज पिछड़े, छत्रपति साहू जी पिछड़े, पेरियार विद्या स्वामी नायकर पिछड़े। इनको लेके कोई और नहीं चला। जहां बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़े समाज में नेता तैयार किया, वहीं पिछड़े समाज जन्मे महापुरुषों के भी हम लोगों के सामने मानवर साहब ने अपनी गवर्नमेंट से मेला लगवा करके, उनके नाम से पार्क बना करके, उनके नाम से, जैसे आप मेडिकल कॉलेज चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम था किंग जॉर्ज। मान्या बहन जी ने छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी इसको कन्वर्ट भी कर यूनिवर्सिटी बनाया। मान्या बहन जी ने छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से सुल्तानपुर से अलग जिला बनाया जी। ज्योतिबा फूले जिला बनाया, ज्योतिबा फूले के नाम से, गौतम बुद्ध के नाम से, महामाया के नाम से। वहीं आपका सुल्तानपुर से अलग बना था। लेकिन इन जिलों का नाम बनाया किसने? बहन जी ने, एक शेड्यूल कास्ट की बेटी ने। लेकिन इनका नाम बदल के उनको अपमान किसने किया? वही मेरा सवाल है। कौन बेहतर लड़ी उस दौर में और राजनीतिक तौर पर मजबूती से? की भी लड़ाई बीएसपी ही लड़ी, बहुजन में पिछड़ों में जन्मे महापुरुषों की लड़ाई भी बहुजन समाज पार्टी लड़ी, और इन महापुरुषों के सम्मान में तमाम जिले और ये जो बने थे ये भी बहुजन समाज पार्टी ने ही दिखाया। चाहे वो मेला लगा के, छत्रपति साहू जी महाराज मेला, पेरियार मेला, ये लगा के बताया गया समाज को कि देखो आपके समाज के महापुरुष हैं। नहीं, मेरा सवाल अध्यक्ष जी यहीं पे आ रहा है कि आपने छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से चिकित्सालय बनाया। हाँ। आपने छत्रपति साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले के नाम से IPS IAS ट्रेनिंग सेंटर भी खोला। साहू जी महाराज भागीदारी भवन, हाँ, भागीदारी भवन भी खुला। वजह ये बनती है कि समाजवादी पार्टी में एक बार गलती हुई होती किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे 2003 में। 2007 के बाद जब 12 में बसपा गई, फिर अखिलेश यादव ने भी यही किया। वजह क्या हो सकती है? उनका वजह यही है कि परिवार के अलावा किसी को देखने नहीं चाहते। PDA की बात, परिवार दल अलायंस, राजनीतिक रूप से अगर ये PDA का मतलब पिछड़ा दलित का विकास होता तो मान्या बहन जी पिछड़े समाज, SC समाज, ST समाज के नौजवानों को, जो बाबा साहब आरक्षण की नौकरी है, जो कई लाख जगह खाली है, पूरे देश में कहीं भर्ती नहीं हुई, बहन जी बैकलॉग भर्ती कर रही थी। तो ये PDA का नारा देने वाले लोग उस भर्ती को नहीं रोकते। जो नौकरी परमानेंट थी उसको संविदा पे किया, ठेकेदारी पे किया। नहीं, वो संविदा पे जो NGO किया, ये तो भाजपा कर रही है।
लेकिन जो बहन जी ने बैकलॉग भर्ती कर रही थी, बाबा साहब आरक्षण की नौकरी जो हमारी खाली पड़ी थी, रोकी गई थी, उसको बहन जी भर्ती की है कई लाख लोगों को। लेकिन जैसे 12 अखिलेश भैया आए, जैसे हम पिछड़ों के भागीदारी, पिछड़ों के SC ST की जो बैकलॉग भर्ती थी, एक पिछड़े मुख्यमंत्री होकर रोक लगा दिए। SC समाज ठेकेदारी बहन जी ने दिया और इन्होंने ठेकेदारी भी छीन लिया। SC ST के अधिकारियों को प्रमोशन जो किया गया था, उनको भी इन्होंने रोक लगा दिया। तो कौन सी तरह भैया विकास करना चाहते हो? इसीलिए मैं कहता हूं, किसी नेता का चाल चरित्र अगर देखना है तो जब वो सत्ता में रहे तब देखो। बिना सत्ता के आज हैं तो आज जितनी घोषणा कर पाएंगे, जुमले वाला घोषणा, वादा वाला घोषणा सब करेंगे, लेकिन जब सत्ता में रहे तो जितना नुकसान OBC SC ST के उन्होंने किया है वो सबको याद है। लगातार मामले हो रहे, वारदात हो रहे हैं, लालजी वर्मा ले लीजिए, चाहे फिर बाबू सिंह कुशवाहा लिए, वो धड़क क्यों नहीं दिखाई दे रही? देखिए, ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, ये बताते हैं कि मिशन पूरा करेंगे, लेकिन अपना मिशन पूरा कर लें। कांसीराम के विचार से जोड़ लें अखिलेश को। अगर कांसीराम साहब विचार से जोड़ते तो मानवर कांसीराम साहब के नाम से माननीय ने एक जिला बनाया था, जिसका नाम रखा था मानवर कांसीराम साहब नगर। जो व्यक्ति मानवर कांसीराम साहब के नाम से जिले का नाम नहीं हजम कर पाया, उनकी विचारधारा कैसे हजम कर पाएगा? जो व्यक्ति मानवर कांसीराम साहब के बने पार्क को नहीं हजम कर पाया, वो कैसे हजम कर लेंगे? बाबा साहब के नाम से बने जिले भीमनगर बना था, उसको बदल कर संभल कर दिया। बहुजन महापुरुषों के नाम से बने उनके सम्मान में जिले नहीं हजम कर पा रहे हैं, उनकी विचारधारा कैसे लागू करेंगे? आपकी लड़ाई किससे 27 में? किसी से नहीं, ये तो सब मिले हैं एक दूसरे के। एक तरफ 38 दल मिले, एक तरफ 28 दल मिले हैं। इनकी विचारधारा पता ही नहीं कहाँ चली गई। दल अलग बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अलग अलग विचारधारा होती है। लेकिन आज बाबा साहब के मिशन पे चलने वाली, बाबा साहब संविधान लागू कराने वाली, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी को लड़ने के लिए सारी विचारधारा ताक पर रख दी है। एक तरफ 38 दल, एक तरफ 28 दल, यही साजिश करके पीछे हमको पिछाड़े हैं। लेकिन आज ये बहुजन समाज, सर्व समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है और इसकी गवर्नमेंट में बहन जी के नौजवानों का रोजगार खूब मिला। छात्रों के लिए 5000 ज्यादा प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, छात्रावास, और यहाँ तक कि शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय मूक बधिर बच्चों के लिए भी। वाह, 50% भागीदारी। बहन जी ने कितना बढ़िया काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पुलिस की भर्ती, मास्टर की भर्ती, गार्ड की भर्ती, नया पद सृजित करके 1,08,000 सफाई कर्मी की भर्ती। किसानों के हित में गन्ने का दाम सबसे ज्यादा बहन जी ने बढ़ाया। कानून का राज, जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपना व्यापार बिजनेस करता था, अब तो वो भी खत्म हो गया। 27 की तैयारी कैसे चल रही है? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? जनता का गठबंधन तैयार करके, सब समाज को इकट्ठा करके, माननीय बहन जी की गाइडलाइन में, बहन जी की प्लानिंग में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। कुछ नया देखने को मिलेगा? बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बदलाव का दौर या सरकार बनने के लिए जितनी अच्छी रणनीति होनी चाहिए, उतनी अच्छी रणनीति माननीय बहन जी तैयार कर चुकी हैं। सब धीरे धीरे सामने आता रहेगा। ठीक है, ये अध्यक्ष जी से बात हुई, तमाम बिंदुओं को निकालने की कोशिश की, मगर बातों बातों में ये निकल आई, सरकार बनने की रणनीति बसपा की तैयार हो गई है। बस अब समय है पत्ते खोलने के। तो बहुजन समाज पार्टी लगातार नए स्टेप पे जाती नजर आ रही, लगातार ओबीसी भागीदारी बढ़ती नजर आ रही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।